Good morning, students. Today we shall study your lesson number 7. Lesson 7, the magic metal. The magic metal. मैजिक चमत्कारी जादुई मेटल धातु। कौन सी ऐसी धातु है जिसे मैजिक मेटल कहा गया है? आइए जानते हैं इस लेसन में। One day a teacher of science took out from his breast pocket a tube which contained a white powder. एक दिन साइंस के विज्ञान के एक शिक्षक ने अपने ब्रेस्ट पॉकेट से, अपने सामने की फ्रंट पॉकेट से एक ट्यूब निकाला जिसमें एक वाइट पाउडर, सफेद कलर का पाउडर चूर्ण भरा हुआ था। He showed the powder to his students and explained some of its properties. उस पाउडर को निकालकर टीचर ने, शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों को दिखाया और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके कुछ गुणों के बारे में बताया। About 3 weeks later, a part of the skin next to his breast pocket began to turn red and fall away. लगभग 3 सप्ताह के बाद जिस ब्रेस्ट पॉकेट में उन्होंने वाइट पाउडर को रखा था, उस पॉकेट के नीचे की जो स्किन थी, लगभग 3 हफ्ते के बाद वहाँ से वो स्किन लाल हो गई और धीरे धीरे वो स्किन निकलने लगी उस स्थान से। The substance that had caused the sore on the skin was radium, the magic metal. A painful sore found which took weeks to heal. एक बहुत ही पेनफुल सोर वूंड जैसा बन गया उनके जेब के नीचे जो स्किन थी वहां पर, और उस वूंड को, उस सोर को भरने में हफ्तों का टाइम लगा। जिस सब्सटेंस ने, जिस पदार्थ ने ये सोर बनाया था, जिसके कारण ये वहां पर वूंड बना था उनके स्किन पे, ये सब्सटेंस था रेडियम, जिसे हम आज मैजिक मेटल के नाम से पढ़ेंगे। सिर्फ वाइट पाउडर जो उन्होंने अपने जेब में रखा था अपने स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए, और उस वाइट पाउडर को निकाल के उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को दिखाया, और पता नहीं इतना ज़्यादा उसका रिएक्शन हुआ कि उनकी स्किन ही उस स्थान से, जिस पॉकेट में रखा था नेक्स्ट टू द पॉकेट जो स्किन थी, वो स्किन ही टर्न रेड, लाल हो गई और वहाँ से वो निकलने लगी। बहुत समय लगा उस घाव को भरने में, और उसके बाद पता चला कि ये सब्सटेंस, ये पदार्थ जिसकी वजह से ये घाव बना था, ये था रेडियम, जिसे हम जादुई या चमत्कारी धातु के रूप में आज पढ़ेंगे। Radium is called a magic metal because it has certain wonderful properties. अंडरलाइन कर लेंगे। रेडियम जादुई चमत्कारी धातु कहलाती है क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, इसके कुछ गुण बहुत आश्चर्यजनक होते हैं। It continuously gives off particles and invisible rays of energy similar to X-rays because of the breaking up of its atoms. रेडियम से लगातार, अंडरलाइन करते जाएंगे बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लगातार पार्टिकल्स और इनविजिबल रेज ऑफ एनर्जी निकलते रहते हैं, जैसा कि एक्सरेज में होते हैं। लगातार उसके एटम्स, उसके पार्टिकल्स, उसके एटम्स ब्रेक होते रहते हैं, पार्टिकल्स रिलीज होते रहते हैं और उससे अदृश्य रूप से किरणें निकलती हैं, इनविजिबल रेज निकलती हैं, जैसे कि एक्सरेज में। ये इसलिए होता है बिकॉज ऑफ द ब्रेकिंग अप ऑफ इट्स एटम्स, क्योंकि उसके जो अणु होते हैं वो अणु टूटते रहते हैं लगातार। दिस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। इसे रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। व्हाइल द एटम्स ब्रेक अप कंटिन्यूअसली, द मेटल डज नॉट नोटिसेबली लूज वेट। एटम्स लगातार टूट रहे हैं रेडियम के, लेकिन एटम्स के टूटने से मेटल का वजन कम नहीं हो रहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेंगे कि कंटिन्यूअसली एटम्स ब्रेकअप हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद
मेटल का जो वेट है, धातु का जो वजन है, वो बहुत रिमार्केबली कम नहीं हो रहा है। It has in it as it were an inexhaustible store of energy। ऐसा लगता है कि इस मेटल के अंदर, इस धातु के अंदर इनएग्जॉस्टेबल, कभी ना खत्म होने वाली, कहीं ना खत्म होने वाली एनर्जी है। इतनी एनर्जी, इतनी ज्यादा ऊर्जा है इसमें जो बिल्कुल खत्म नहीं होती। रेडियम इज वन ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ मेटल्स। रेडियम के बारे में बताऊं आपको, बहुत दुर्लभ धातु है, बहुत ही रेयर मेटल है। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मेटल्स टू मैन बिकॉज इट्स प्रॉपर्टी ऑफ रेडियो एक्टिविटी हेल्प्स डॉक्टर्स टू क्योर सम डिजीजेज विच दे वंस थॉट इनक्योरेबल। इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसकी जो विशेषताएं हैं, इसने इसको मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी बनाया है। और इसकी जो रेडियो एक्टिविटी की क्वालिटी है, इसमें जो लगातार इसके अणु टूटते रहते हैं और इससे जो इनविजिबल रेज निकलती रहती हैं और इससे जो लगातार पार्टिकल्स निकलते रहते हैं, इसके कारण डॉक्टर्स इस प्रॉपर्टी का यूज करके, रेडियो एक्टिविटी की प्रॉपर्टी का यूज करके डॉक्टर बहुत सारी ऐसी बीमारियों का इलाज, क्योर पॉसिबल हो पाया है। डॉक्टर्स ने इलाज ढूंढा है which they once thought incurable, जिनके बारे में पहले ये सोचा जाता था कि ये इस डिजीज का इलाज संभव नहीं है। For instance, those suffering from cancer and some kinds of skin diseases have now hope of cure by treatment with the help of radium। उदाहरण के लिए, जिनको कैंसर है या किसी प्रकार की स्किन डिजीज है, किसी प्रकार की त्वचा संबंधी बीमारी है, अब उनको इस बात की उम्मीद है कि इसका इलाज, इसका ट्रीटमेंट संभव हो पाएगा रेडियम की सहायता से। It is no wonder therefore that hospitals pay huge sums of money for a few milligrams of it। और कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो रेडियम के कुछ मिलीग्राम्स के लिए बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड करते हैं, बहुत बड़े बड़े अमाउंट को। रेडियम बहुत कॉस्टली है और रेडियम चूँकि बहुत यूजफुल भी है, तो हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा पे करके कुछ मिलीग्राम्स रेडियम खरीदते हैं जिससे वो अपने पेशेंट्स का इलाज अच्छी तरह कर सकें। द डिस्कवरर ऑफ दिस मैजिक मेटल वॉज मैडम क्यूरी। हम जानना चाहेंगे निश्चित रूप से कि मैजिक मेटल को डिस्कवर किसने किया, कैसे पता चला कि ये मेटल बहुत यूजफुल है, कैसे पता चला कि इसमें रेडियो एक्टिविटी की प्रॉपर्टी होती है। तो आपको बता दूं, अंडरलाइन कर लीजिएगा कि इस मैजिक मेटल की डिस्कवरर थी मैडम क्यूरी। शी वॉज बॉर्न इन पोलैंड इन ईयर 1867 टू प्रोफेसर स्कोलोडोव्स्की हु वॉज अ टीचर ऑफ फिजिक्स। पोलैंड में 1867 में प्रोफेसर स्कोलोडोव्स्की के यहाँ इनका जन्म हुआ, जो कि फिजिक्स के टीचर थे, गुरु थे, फिजिक्स पढ़ाया करते थे। Even in her childhood, she was fascinated by books of every kind, adventure, poetry, science। छोटी सी थी मैडम क्यूरी और उस समय से इनको लगाव था किताबों से। हर प्रकार के एडवेंचर इनको पसंद थे, पोइट्री, कविता का शौक था, विज्ञान में बहुत ज़्यादा इनका इंटरेस्ट था। Often her mother would find her absorbed in her reading and would say, "Stop in and come and sing to us, darling. Play for a while, Mary." इनकी माँ इन्हें अक्सर बुलाया करती थी, ये लगातार पढ़ती रहती थी, तो इनकी मम्मी कहती थी कि आप पढ़ना बंद करो, चलो आओ हमारे साथ बैठ के गाना गाओ, थोड़ी देर खेल लो मैरी। You have been reading for 5 hours now, 5 घंटे से तुम पढ़ रही हो, and so on। इस तरह की बातें होती थी घर में। Otherwise, Mary would not put her books down। अगर मम्मी शायद उन्हें ना बुलाती, माता उनकी नहीं बुलाती, तो शायद मैरी अपनी किताब छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के नहीं उठती। When Mary or Maria as she was called, पोलैंड में मैरी, मारी, मारिया ये सब एक ही हैं। पोलिश अगर एक्सेंट में आप बोलेंगे तो दैट इज मारी, ब्रिटिश एक्सेंट में बोलेंगे तो मैरी, और मारिया भी बोलते हैं, शी इज कॉल्ड मारिया ऑल्सो। तो when Mary or Maria as she was called was 10 years old, her mother died।
10 वर्ष की इनकी उम्र हुई, इनकी माँ की मृत्यु हो गई। दिस वॉज अ टेरिबल ब्लो टू हर। माँ का डिपार्ट होना, चले जाना, मौत हो जाना उनके लिए बहुत ज़बरदस्त ब्लो, एक बहुत बड़ा शॉक था। बिकॉज शी लव्ड हर मदर मोर देन शी लव्ड एनीवन एल्स। अपनी माँ से बहुत लगाव था, सबसे ज़्यादा अगर किसी से लगाव था तो अपनी माँ से। Mary and other children now grew up under the loving care of their father, Professor Skolodowsky. मैरी और उनके बाकी बच्चे पिता की देखभाल में बड़े हुए। प्रोफेसर, जैसा मैंने बताया, शिक्षक थे फिजिक्स के, प्रोफेसर स्कोलोडोव्स्की के देखभाल में बड़े हुए। Professor Skolodowsky was not very rich and he and his daughters had to earn their living by giving lessons to children of the rich. इनके पिता फिजिक्स के टीचर इतने ज़्यादा अमीर नहीं थे, इसलिए इनको और इनकी बेटियों को अपनी आजीविका कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए उन बच्चों को पढ़ाना पड़ता था जो अमीरों के बच्चे थे। उनके यहाँ ये लोग ट्यूशन्स देने जाया करते थे, पढ़ाने जाया करते थे। Mary was eager to go to Sorbonne University and Mary's sister Bronia too wanted to go to Sorbonne and study her subject physics and chemistry. मैरी और उनकी सिस्टर, एक नया कैरेक्टर आपके इस लेसन में, ब्रोनिया, ये दोनों सोर्बोन पेरिस में एक जगह है, फेमस है पढ़ाई के लिए, वहाँ जाके पढ़ाई करना चाहते थे दोनों बहनें। और दोनों का सब्जेक्ट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। मैरीज सिस्टर ब्रोनिया टू वांटेड टू गो टू सोर्बोन। मैरी की सिस्टर जो थी वो भी सोर्बोन जाना चाहती थी। एंड शी वॉज हैप्पी टू हेल्प हर सिस्टर टू गो फर्स्ट। ये मैरी के पार्ट में अगर मैरी की तरफ से देखा जाए तो ये ग्रेटनेस है उनकी कि उन्होंने अपनी बहन को पहले जाने दिया सोर्बोन। बहन की इच्छा थी, ब्रोनिया की भी, इतने पैसे तो थे नहीं कि दोनों बहनें एक साथ में चले जाएं, तो पहले उन्होंने अपनी सिस्टर को हेल्प किया कि वो पहले जाके पढ़े। It was not until 1891 when Bronia had finished her studies that Mary was able to enter the Sorbonne. 1891 में मैरी की सिस्टर ब्रोनिया की स्टडीज़ कंप्लीट हुई। उसके बाद मैरी सोर्बोन यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गई। एट द यूनिवर्सिटी मैरी वर्कड वेरी हार्ड। अब पेरिस जैसी जगह जो कि बहुत कॉस्टली है, यूनिवर्सिटी बहुत रिनाउंड है, सामान्य व्यक्ति जिसके पास में सामान्य पैसे ही हैं कि वो अपनी बिल्कुल ही नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है, कोई लग्जूरियस लाइफ नहीं, किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज़ वो नहीं ले सकता इतनी महंगी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद जिसे कहा जाए लैविश। तो बहुत ही सिंपल लाइफ इन्होंने जी और बहुत मेहनत की। एक बहुत ही मीडियम फैमिली से थी, इसलिए as she had hardly enough money for her needs, she lived in a small room in the poorest part of Paris and could afford only very poor meals. उनके पास सिर्फ इतने ही पैसे होते थे कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। तो मैरी ने छोटा सा कमरा लिया और वो कमरा भी ऐसे स्थान पे जो पेरिस का सबसे गरीब इलाका समझा जाता था, जिससे उनको रेंट्स ज़्यादा देने की ज़रूरत ना पड़े और जो मील्स वो अफोर्ड कर पाती थी, जो भोजन वो खाती थी, वो बहुत ही पुअर होते थे, बिल्कुल माने साधारण से भी साधारण। ज़्यादा पैसा खर्च करने की उनकी स्थिति नहीं थी। कारण ये था, यूनिवर्सिटी कॉस्टली थी, पेरिस महंगा शहर था, तो छोटे से कमरे में बहुत ही गरीबी में और बहुत ही सिंपल मील वो अफोर्ड कर पाती थी, पुअर मील अफोर्ड कर पाती थी। बट नन ऑफ दीज हार्डशिप्स डिस्करेज्ड हर। पर चूंकि पढ़ने की इच्छा इतनी ज़्यादा थी उनके अंदर, ये जो हार्डशिप्स आई, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आई कि कमरा छोटा सा, जिस जगह पे रह रही हैं वो पेरिस का सबसे गरीब इलाका, खाने के लिए उनको बिल्कुल उनका जितना
पॉकेट अलाउ कर रहा है, जितना उनके पास में पैसा है उससे ज़्यादा वो आगे नहीं जा सकती। तो इस तरह की कठिनाइयों में रह के किसी जो भी हार्डशिप्स, जो भी उन्होंने तकलीफ़ें वहाँ पे झेली सोरबोन यूनिवर्सिटी में, उससे वो बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं हुई, कहीं भी वो निराश नहीं हुई। इन पेरिस शी मेट Pierre Curie, a scientist who was well known in the scientific circles of that city. वहाँ उनकी मुलाकात हुई एक सज्जन पियरे क्यूरी, एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक, जो वहाँ वैज्ञानिकों के बीच में, साइंस वालों के बीच में एक वेल नोन नेम थे। लोग उनको बहुत इज्जत से जानते थे कि ये साइंटिस्ट है। They became very close friends and year after they met, they married. अच्छी दोस्ती हो गई, दोनों साइंस वाले थे, मैरी क्यूरी भी और पियरे क्यूरी भी, अच्छी क्लोज फ्रेंडशिप हो गई और 1 साल बाद उन्होंने मैरिज कर ली। This was not only a happy marriage but also one of the most famous scientific partnership as it turned out. उनकी शादी एक खुशहाल शादी ही नहीं थी, बल्कि ये कहा जाए कि बहुत प्रसिद्ध साइंटिफिक पार्टनरशिप। दोनों वैज्ञानिक थे, दोनों का झुकाव विज्ञान की ओर था, साइंस की ओर था। तो बाद में ये चीज़ें लोगों ने देखी कि ये जो मैरिज थी ये अपने आप में ही बहुत हैप्पी मैरिज थी और एक बहुत अच्छी वैज्ञानिक पार्टनरशिप दोनों जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में हुई, वो उससे सारी दुनिया को फ़ायदा मिला। कैसे, आगे देखते हैं। When Mary had obtained her master's degree in mathematics and physics, she wished to go in for a doctor's degree, for which she had to do research in some area of her subject and produce a thesis. Mary ने अपनी मास्टर्स डिग्री ली, उसने मैथ्स और फिजिक्स में, गणित और भौतिकी। अब उनकी इच्छा थी कि वो डॉक्टर्स डिग्री के लिए जाएं, डॉक्टरेट हासिल करें, और डॉक्टरेट करने के लिए उनको उस विषय में, जिस विषय पे वो डॉक्टरेट करना चाहती थी, उसमें कोई एक एरिया चुन के, कोई एक टॉपिक चुन के उस पे उनको एक थीसिस लिखनी, शोध पत्र लिखना था। About this time, a French scientist called Henri Becquerel had discovered that certain substance such as uranium and pitchblende, a mineral containing uranium, were radioactive, that is, they sent out energy in invisible rays. इस समय तक एक फ्रांस के वैज्ञानिक साइंटिस्ट, नाम है, अंडरलाइन कर लीजिए, हेनरी बैकेरल, इन्होंने एक सब्सटेंस को, एक पदार्थ को डिस्कवर किया था और ये पदार्थ था यूरेनियम। यूरेनियम और पिचब्लेंड एक प्रकार का मिनरल होता है जिसमें यूरेनियम होता है, ये रेडियो एक्टिव पाए गए थे। पिचब्लेंड से एक्सट्रैक्ट किया यूरेनियम, ये रेडियो एक्टिव पाए गए थे। इसका मतलब इनमें से अदृश्य किरणें निकलती थी, इनविजिबल रेज निकलती थी, जैसा मैंने आपको रेडियम के किस्से में बताया कि रेडियम में भी सेम, रेडियम से भी पार्टिकल्स निकलते थे, इनविजिबल रेज ऑफ एनर्जी, लेकिन उसके बावजूद उसका वेट लूज नहीं होता था। यही केस था पिचब्लेंड और यूरेनियम के साथ में। Becquerel's experiments fascinated the Curies. Becquerel जो हेनरी बैकरल फ्रेंच साइंटिस्ट थे, उनके एक्सपेरिमेंट से, उनके प्रयोग से दोनों क्यूरीज, मैरी और पियरे, दोनों बहुत ज़्यादा आकर्षित हुए, उनको बहुत उत्सुकता हुई, फैसिनेटेड फील किया उन्होंने। What were these invisible rays? What was the nature of their energy? ये इनविजिबल रेज क्या है और इनसे जो ऊर्जा निकलती है वो ऊर्जा क्या है? Also, Becquerel's experiments led them to believe that pitchblende contained a substance beside uranium. What was this substance? Becquerel के एक्सपेरिमेंट से, प्रयोगों से दोनों हस्बैंड वाइफ को ये विश्वास हो गया कि पिचब्लेंड में
यूरेनियम के अलावा एक और सब्सटेंस है जो निश्चित रूप से रेडियो एक्टिव है। ये सब्सटेंस कौन सा है? मैरी क्यूरी स्टार्टेड टू डू रिसर्च ऑन दीज प्रॉब्लम्स फॉर हर थीसिस। इसको उन्होंने अपने रिसर्च के लिए टॉपिक बना लिया कि कौन सा और सब्सटेंस है जो पिच ब्लेंड में है बिसाइड यूरेनियम, यूरेनियम के साथ में, और उसको कैसे निकाला जाए। She used an old storeroom at her husband's department in the university as her laboratory. उन्होंने उनके जो हस्बैंड का कमरा था, डिपार्टमेंट था, उसके बाजू में, उसके पास में एक स्टोर रूम था। उसको उन्होंने अपना लैब, अपनी लैब की तरह से उन्होंने उसको डेवलप कर लिया, अपनी प्रयोगशाला के रूप में ले लिया। After 8 years of hard and silent work, experimenting with hundreds of substances, the Curies were at last able to prove the existence of the new element. 8 साल तक बहुत कड़ी मेहनत की उन्होंने, बहुत कठोर मेहनत, बहुत साइलेंट वर्क, एक्सपेरिमेंट करते रहे सैकड़ों सब्सटेंस से, पदार्थों से, और लास्ट में उनको वो प्रूव कर पाए कि ये जो नया एलिमेंट जो पिच ब्लेंड में मौजूद है ये क्या है। They called it radium because it possessed the highest radioactivity among all the known radioactive substances. जो सब्सटेंस, जो पदार्थ इन्होंने निकाला पिच ब्लेंड से, उसका जो पाया, अभी उन्होंने सिर्फ एग्जिस्टेंस देखा है, अभी उसको अलग नहीं कर पाए हैं, एग्जिस्टेंस देखा, उस पदार्थ का नाम इन्होंने दिया रेडियम, क्योंकि because it possesses the highest radioactivity among all the known radioactive substances. क्योंकि जितने भी radioactive substance थे, सबसे ज्यादा radioactivity की प्रॉपर्टी इसी में थी, इसी नए पदार्थ में। आपने देखा हेनरी बेकरेल के एक्सपेरिमेंट से पता चला पिच ब्लेंड नाम के मिनरल में एक यूरेनियम नाम का सब्सटेंस होता है जिसमें रेडियो एक्टिविटी का गुण पाया जाता है। हेनरी बेकरेल ने इस बात को कहा कि इसमें एक सब्सटेंस और मौजूद है। वो कौन सा सब्सटेंस है, इसको जानने के लिए, इसको खोजने के लिए इसको अपना टॉपिक बनाया मैरी क्यूरी ने थीसिस का। ढेरों सब्सटेंसेस के साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, बहुत दिनों तक उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की, और फाइनली उन्होंने पाया कि ये सब्सटेंस है रेडियम, और जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं उसमें ये सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव है। Marie Curie was awarded the doctor's degree for this discovery. इस खोज के लिए मैरी क्यूरी को डॉक्टर्स डिग्री दी गई। The next task which the Curies took up was to extract the radium from pitch blende. अब पता तो चल गया कि पिच ब्लेंड में यूरेनियम के साथ साथ रेडियम भी है। अब करना क्या है, रेडियम को पिच ब्लेंड से एक्सट्रैक्ट करना है, अलग करना है। For this they needed a large quantity of the mineral, और इसके लिए पिच ब्लेंड की बहुत ज्यादा मात्रा आवश्यक थी, क्योंकि उनको प्रयोग करने हैं, और प्रयोग वो किस पे कर रहे हैं, पिच ब्लेंड पे कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा मात्रा में उनको पिच ब्लेंड की आवश्यकता थी। They had a ton of it brought from Austria. 1 टन पिच ब्लेंड उन्होंने मंगाया ऑस्ट्रिया से। They stored it in an old unused shed. फिर
उस 1 टन पिच ब्लेंड को उन्होंने एक पुराने अनयूज्ड शेड था एक, उसमें उन्होंने उस पिच ब्लेंड को रखा। In this shed they toiled day after day through cold winters and hot summers. इस शेड में they toiled, मेहनत करते रहे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, हर दिन रोज, ठंड के दिन गर्मी के दिन बस उनके वहीं कटते थे। Later Mary wrote, in this miserable old shade, the best and happiest years of our life were spent. बाद में अपने उन दिनों के बारे में मैरी ने लिखा कि इस पुराने और बहुत ही मिजरेबल, जहाँ पे इतनी तकलीफ़ें होती थी काम करने में, मेरी ज़िंदगी के सबसे अच्छे और सबसे खुशी भरे साल व्यतीत हुए उनके और उनके पति के। After 4 years of continuous effort, they at last succeeded in separating the pure element and saw it glowing with a strange bluish light. 4 years of continuous effort, 4 साल लगातार मेहनत करने के बाद उन्होंने पिच ब्लेंड से रेडियम को एक्सट्रैक्ट किया, अलग किया और देखा कि रेडियम बहुत स्ट्रेंज ब्लूइश लाइट उसमें से निकलती, नीले रंग की रोशनी। ऑनर्स नाउ केम पोरिंग इन। इतना बड़ा काम करना, रेडियम जैसे सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट को पिच ब्लेंड से एक्सट्रैक्ट करना, सब तरफ से सम्मान की बौछार होने लगी। In 1903, the Nobel Prize in Physics was awarded jointly to the Curies and Henry Becquerel. 1903 में फिजिक्स पे उन्होंने जिस तरह से काम करके और इस तरह से पिच ब्लेंड से एक्सट्रैक्ट किया रेडियम को, उसके लिए दोनों हस्बैंड एंड वाइफ क्यूरीज और हेनरी बेकेरल को नोबेल प्राइज अवार्ड दिया गया। All over the world, newspapers and journals told the story of the Curies and their great scientific partnership. सारी दुनिया में न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स, जितने प्रकार की पत्र पत्रिकाएं थीं, उसमें क्यूरीज की स्टोरी निकली एंड देयर ग्रेट साइंटिफिक पार्टनरशिप। जिस तरह से उन्होंने अपना वैज्ञानिक पार्टनरशिप की, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ ने, तो इस बारे में सारी पत्र पत्रिकाओं में छपा, उनके सम्मान में ढेरों लेख छपे। इन पेरिस पीपल क्यूड अप टू सी देम पास। पेरिस में जब वो हस्बैंड वाइफ पेरे क्यूरी और मैरी क्यूरी निकलते थे तो लोग लाइन लगा के खड़े हो जाते थे सिर्फ उनको देखने के लिए कि यही वो पेयर है, यही वो जोड़ा है, कपल है जिसने रेडियम को पिच ब्लेंड से एक्सट्रैक्ट किया है। द क्यूरीज हैड 2 daughters, आयरीन एंड ईव। क्यूरीज की 2 बेटियां थीं, आयरीन और ईव। In the midst of all their work, the parents found time to give every attention that was necessary to the children at home. अपने इतने हार्ड वर्क के बीच में, कंटिन्यूस वर्क के बीच में, दोनों माता पिता समय निकालते थे कि वो अपने बच्चों को भी समय दे सके, जो उनके लिए बहुत आवश्यक था, बच्चों की ग्रोथ के लिए। That was necessary to the children at home, dressing them, feeding them, taking them out and educating them. उनको घर पे उन पे ध्यान देना, उनके कपड़ों पे ध्यान देना, उनको अच्छे भोजन की व्यवस्था उनके लिए करना, उनको लेके बाहर जाना, अच्छी तरह से उनकी पढ़ाई करवाना, ये सारी जिम्मेदारी दोनों माता पिता अच्छी तरह निभाते थे। One day in April 1906, a terrible blow fell on Marie. अप्रैल 1906 की बात है, एक बहुत ज़बरदस्त शॉक, सदमा लगा मैरी क्यूरी को। It was raining heavily. उस दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। As Pierre Curie was walking up home after his morning work at his department, he slipped and fell while crossing a street and was run over by a horse wagon.
पियरे क्यूरी अपने घर लौट रहे थे सुबह का काम निपटा के। जब वो स्ट्रीट क्रॉस कर रहे थे, जब वो सड़क से गुजर रहे थे, तो एक हॉर्स वैगन, चूंकि वो स्लिप हो गए, बहुत तेज पानी गिर रहा था, स्ट्रीट क्रॉस करते समय स्लिप हो गए, गिर गए और उनके ऊपर से एक हॉर्स वैगन निकल गई। He was killed on the spot. वहीं उसी जगह पे, उसी स्थान पे उनकी मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु मैरी के ऊपर एक बहुत बड़ा शॉक था। Mary was stunned by the blow and for days together she was overpowered with grief. इस सदमे के बाद मैरी एकदम शॉक्ड हो गई और बहुत समय लगा अपने दुख पे विजय प्राप्त करने में, एकदम दुख में डूब गई वो। She seemed to have lost all interest in life. ऐसा लगता था जैसे जिंदगी में उनकी सारी रुचि, सारा इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। After some months, however, the fascination of her laboratory and her work began to return gradually. कुछ महीने बीतने के बाद में जो उनको फैसिनेशन था, जो उनको लगाव था अपनी प्रयोगशाला से, अपने काम से, वो धीरे धीरे वापस आने लगा। काफ़ी समय तक तो उनको अपने हस्बैंड की कमी इतनी ज़्यादा महसूस हुई कि वो सारी चीज़ें दीन दुनिया भूल चुकी थी, लेकिन फिर स्लोली उनका इंटरेस्ट वापस आया। टाइम हील करता है हर घाव को। जैसे जैसे घाव भरने लगा, उनका मन फिर आने लगा अपनी प्रयोगशाला और अपने साइंटिफिक वर्क के लिए। The Sorbonne offered her the chair of physics, which had remained unfulfilled since the death of Pierre Curie. सॉर्बोन यूनिवर्सिटी ने फिजिक्स डिपार्टमेंट का हेड बनाने का ऑफर दिया मैरी क्यूरी को, जो खाली पड़ा था उनके पति की मृत्यु के बाद से। शी एक्सेप्टेड द ऑफर, उन्होंने उस ऑफर को, उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। In 1911, in recognition of the brilliant work she had done since Pierre's death, Mary was awarded the Nobel Prize a second time, an honor which no other man or woman has ever received so far. जो brilliant काम उन्होंने किया था, जो excellent work उन्होंने किया था, पियरे की डेथ के बाद भी मैरी को सेकेंड टाइम नोबेल प्राइज मिला, जो आज तक किसी दूसरे आदमी या औरत को नहीं मिला है। 2 बार नोबेल प्राइज जीतना, ग्रैंड अचीवमेंट। In 1914 वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ब्रोक आउट। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। Madam Curie organized a fleet of 20 medical vans provided with X-ray apparatus for the medical relief of the wounded soldier. उन्होंने 20 मेडिकल वैन्स का एक फ्लीट बनाया, एक ग्रुप बनाया, जिसमें उन्होंने एक्सरे apparatus वगैरह सब रखे और मेडिकल रिलीफ के लिए जो वुंडेड सोल्जर्स थे, जो घायल सैनिक थे 1914 प्रथम विश्व युद्ध के, उनके रिलीफ के लिए वो निकल पड़ी। द सोल्जर्स कॉल्ड देम लिटिल क्यूरीज, सैनिक लोग उनको छोटे क्यूरीज के नाम से बुलाते थे। Before the war ended, over 1 million wounded soldiers had received medical relief at the X-ray center she had set up. युद्ध खत्म होने के पहले लाखों जो घायल सैनिक थे उनको उस एक्सरे सेंटर में, वो जो एक्सरे केंद्र उन्होंने बनाए हुए थे, वहाँ से लाखों लोगों को मेडिकल रिलीफ मिला, आराम मिला, ट्रीटमेंट मिला। Some American women collected $100,000 and bought a gram of radium to be presented to Marie Curie. उसके बाद कुछ अमेरिकन औरतों ने $100,000 कलेक्ट किए और 1 ग्राम यूरेनियम खरीदा,
यूरेनियम बहुत रेडियम खरीदा। रेडियम बहुत कॉस्टली है एज यू नो। वो 1 ग्राम रेडियम वो प्रेजेंट करना चाहते थे मैडम क्यूरी को। She went to America with her children and received the gift from the hands of the president himself. मैडम क्यूरी अपने बच्चों के साथ अमेरिका गईं और वो रेडियम का 1 ग्राम उन्होंने अमेरिकन राष्ट्रपति के हाथों से रिसीव किया। Almost until her last days, Marie Curie worked in her laboratory and continued to publish research papers. लगभग अपने अंतिम दिनों तक मैरी क्यूरी अपनी प्रयोगशाला में काम करती रहीं और रिसर्च पेपर्स को पब्लिश करती रहीं। जो भी उन्होंने रिसर्च की, जो उनके साइंटिफिक रिसर्चेस थी, जो खोज थी जिसको वो दुनिया के सामने लाना चाहती थी, उसके लिए वो कंटिन्यू पेपर पब्लिश करती रहीं। मैरी क्यूरी पास्ड अवे ऑन 4 जुलाई 1934। 4 जुलाई 1934 को मैरी क्यूरी की मृत्यु हुई। तो आपने देखा एक लेडी का स्ट्रगल, एक महिला जो कि किसी बहुत बड़े परिवार में उनका जन्म नहीं हुआ था, छोटे से परिवार में, बहुत रिच नहीं थे, मिडिल क्लास फैमिली, जहां उनके साथ में उनकी बहनें भी हैं। ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जो उनको विरासत में मिली थी। बहुत पैसा हो, बहुत शोहरत हो, बहुत नाम हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। उनका खुद का जो इंटरेस्ट था साइंस में, कंटिन्यू अपनी पढ़ाई करना, लगातार क्यूरियस रहना, लगातार जानने की उत्सुकता उनके अंदर बनी हुई थी, उसने उनको कहां से कहां पहुंचा दिया। ऐसा भी नहीं था कि हर जगह जैसे ही उन्होंने अपने वर्क की शुरुआत की, लोगों ने उनको हाथों हाथ लिया। बहुत लंबा स्ट्रगल उनको करना पड़ा अपनी पढ़ाई के समय। बचपन में तो उन्होंने पढ़ाते समय दूसरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के उन लोगों ने पैसा कमाया माँ की डेथ के बाद में। उसके बाद जब वो पढ़ने के लिए जाने वाली थी, उनकी सिस्टर भी जाने वाली थी, पहला मौका अपनी बहन को दिया। बहन पढ़ के निकली, उसके बाद वो पढ़ने गई। सोरबोन यूनिवर्सिटी में जाने के बाद उन्होंने पाया कि वहाँ जिंदगी और हार्ड है। पेरिस जैसा महंगा शहर, वहाँ छोटे से कमरे में जहाँ फैसिलिटीज नहीं है, छोटे से रूम में जितना पैसा उनके पास था उस हिसाब से अपने भोजन, खाने, सारी चीज़ों की व्यवस्था करके, बहुत सारी हार्डशिप्स को झेल के वहाँ उन्होंने अपनी पढ़ाई की। लेकिन इन हार्डशिप्स से, इन कठिनाइयों से, इन परेशानियों से कहीं उनका मनोबल गिरा नहीं। वहीं उनकी मुलाकात पियरे क्यूरी से हुई, जो खुद साइंटिस्ट थे। उसके बाद हेनरी बेकरेल का जो इनके साथ में एक संबंध जुड़ा, जिन्होंने यूरेनियम को डिस्कवर किया था, पिच ब्लेंड से निकाला था और ये बताया था कि यूरेनियम भी रेडियो एक्टिव होता है। हेनरी बेकरेल का एक्सपेरिमेंट यहाँ पर रुका हुआ था कि उसमें एक सब्सटेंस और है, इसी को उन्होंने अपनी थीसिस के रूप में लिया। मैरी क्यूरी काफी मेहनत करने के बाद उन्होंने उस सब्सटेंस को खोज के निकाला, जिस सब्सटेंस का नाम उन्होंने दिया रेडियम, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिविटी की क्वालिटी होती है। अब अगला उनके पास में वर्क आया कि इसको एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाए। 1 टन पिच ब्लेंड मंगाकर एक छोटे से ओल्ड अनयूज्ड शेड में उन्होंने उस पर एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए और 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद वो रेडियम को एक्सट्रैक्ट कर पाए। इस शानदार काम के लिए जॉइंटली हेनरी बेकरेल और क्यूरीज को नोबेल प्राइज मिला। उनका काम चलता रहा। उनकी 2 बेटी आयरीन और ईव, उस पे भी दोनों हस्बैंड वाइफ काफ़ी केयर करते थे, माता पिता का पूरा ध्यान था। फिर अचानक एक और टेरिबल ब्लो आया मैरी क्यूरी के ऊपर, जब उनके हस्बैंड
एक रेनी डे पे बारिश हो रही थी काफ़ी और वो रोड क्रॉस कर रहे थे, स्ट्रीट क्रॉस कर रहे थे, स्लिप होके गिर गए और एक हॉर्स वैगन ने उनको कुचल दिया। वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद मैरी क्यूरी का सारा इंटरेस्ट जैसे लाइफ में ख़त्म हो गया। काफ़ी समय तक वो बेहद दुखी रही, बेहद उदास रही, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मैरी क्यूरी ने रिकवर किया अपने आप को, उस ग्रीफ से बाहर निकाला और उसके बाद फिर से अपना काम शुरू किया। काम करते हुए उनके साइंटिफिक अचीवमेंट्स के लिए अगेन उनको नोबेल प्राइज दिया गया, जो आज तक शायद किसी को नहीं मिला है। वर्ल्ड वॉर 1 के जो घायल सोल्जर्स थे उनके लिए उन्होंने अपना एक मेडिकल फ्लीट तैयार किया, एक्सरे मशीन्स को लेके एक्सरे सेंटर्स स्थापित किए और वहाँ जो वुंडेड सोल्जर्स थे उनकी देखभाल की। लोग उनको बेहद पसंद करते थे और लिटिल क्यूरीज के नाम से जानते थे। उसके बाद कुछ अमेरिकन वुमेन ने $100,000 इकट्ठा करके 1 ग्राम रेडियम लिया, उसको प्रेजेंट किया मैडम क्यूरी को, जो खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने हाथों से उन्हें दिया। इस तरह से उनका अच्छा काम चलता रहा टिल हर डेथ। 4 जुलाई 1934 को मैडम क्यूरी की डेथ हुई। तो ये आपका लेसन था, द मैजिक मेटल। लेसन कंप्लीट। इसकी एक्सरसाइज वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।